नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सीकर से ये बड़ी खबर है, गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। मर्डर केस में एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी नेमीचंद गुर्जर को गिरफ्तार किया है। हत्या की साजिश में आरोपी नेमीचंद शामिल था। मामले में अब तक कुल 14 बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी विक्रम गुर्जर के गांव का ही नेमीचंद भी रहने वाला है। तो राजू ठेहट हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी नेमीचंद गुर्जर को गिरफ्तार किया है। तो आरोपी नेमीचंद हत्या की साजिश में शामिल था और बता दें इस मामले में अब तक पुलिस ने कुल 14 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लगातार इस मामले को लेकर पुलिस की ओर से जांच भी जारी है और हो सकता है इस मामले में और भी गिरफ्तारियां की जाए। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संदीप कुमार सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे इस मामले को लेकर, कैसे ये गिरफ्तारी की गई, पूरी जानकारी देंगे। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मर्डर केस में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक बहुत बड़ी साजिश और लगातार इस साजिश का पर्दाफाश होते चले जा रहे हैं और एक एक कर कई गिरफ्तारियां इस मामले पर पुलिस द्वारा की जा रही है। और दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। फायरिंग मामले में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले पक्ष के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। रात को ही पुलिस ने दबिश देकर 5 लोगों को धर दबोचा। फायरिंग की घटना के बाद 9 लोग घायल हो गए। फायरिंग की घटना से लोगों में हड़कंप मचा है। फायरिंग के दौरान छर्रे लगने से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। एक और बड़ी खबर दौसा से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और कुल 5 लोगों को इस मामले को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है। रात को ही पुलिस ने दबिश दी और इसके बाद अलग अलग जगहों से कुल 5 लोगों को धर दबोचा है। आशीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता, कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और क्या कुछ खुलासे हो सके इस मामले पर? बिल्कुल, रात भर पुलिस ने रामेड़ा गांव में दबिश दी और दबिश के बाद में जो फायरिंग करने वाले हैं उन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी तक सभी आरोपियों को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। आज बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें गिरफ्तारी होगी। जो पीड़ित पक्ष है उसने करीब 7 से 8 लोगों के खिलाफ फायरिंग करने का आरोप लगाया है और उसमें पूरे घटनाक्रम में कल जिस तरह देर शाम जो रात के समय जो फायरिंग हुई थी उसमें 9 लोग घायल हुए थे, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल थे, बाकी दूसरे पक्ष के 6 लोग घायल थे। ऐसे में सभी को सिकराई अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से 3 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया था, जहां उनका सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में उपचार जारी है। 4 लोगों को फायरिंग के चलते छर्रे लगे थे, जिसके चलते उनके शरीर पर निशान थे गोलियों के। ऐसे में पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद में उन्हें संगीन धाराओं में भी गिरफ्तार किया जाएगा। आशीष, आपने बताया कि 9 लोगों में 3 लोग गंभीर घायल थे, उन्हें लेकर क्या अभी अपडेट है, उनकी क्या स्थिति है और जो बाकी घायल हैं कब तक उन्हें डिस्चार्ज कर लिया जाएगा? बिल्कुल, अभी जो 9 लोग घायल हुए हैं सभी का उपचार जारी है। 6 लोग हैं उनका सिकाई अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं 3 जो गंभीर घायल हैं जिनके गोलियों के छर्रे लगे हैं उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल में रेफर किया गया है, वहां उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि उनमें इन्फेक्शन नहीं हो इसीलिए उनको जयपुर रेफर किया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति जब उनको यहाँ से रेफर किया गया था गंभीर बनी हुई थी। ऐसे में अब आगामी जो अब दिन में जो जयपुर के चिकित्सक इस बारे में बताएंगे कि उनकी स्थिति अब कितनी गंभीर है या नहीं है। ठीक है आशीष, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
और रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में जीके पेपर लीक मामले में अब पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। डीजीपी उमेश मिश्रा ने साफ किया है कि आरोपियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाएगा। आरोपियों की प्रॉपर्टी सीज होगी। आरोपियों की मदद करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस ने अब तक इस मामले में 45 स्टूडेंट समेत 49 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार किए 45 स्टूडेंट्स में 43 जालौर जिले के रहने वाले हैं। एक एक स्टूडेंट बीकानेर और जोधपुर का है। पकड़े गए स्टूडेंट्स में 6 लड़कियां भी शामिल हैं। पुलिस ने आज सभी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से युवतियों को 2 और युवकों को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया, जिसके बाद सभी पकड़े गए स्टूडेंट्स को अब आजीवन ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो आरपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहा है, जिसे लेकर लगातार सरकार भी एक्शन मोड में है और इसे लेकर अब तक कई बड़ी कार्रवाई कर ली गई है। 49 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं जो स्टूडेंट, जो अभ्यर्थी पकड़े गए थे, उन्हें अब ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वो अब कभी भी इस तरीके की जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं सरकार की ओर से, उनमें शामिल नहीं हो सकेंगे। तो इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ है जब अभ्यर्थियों को इस तरीके से सजा दी गई हो। कहीं न कहीं एक बड़ा मैसेज प्रशासन की ओर से कि अगर आप नकल करते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। आरपीएससी भर्ती परीक्षा के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका का कई दिग्गज नेताओं के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जयपुर में कोचिंग सेंटर चलाने वाला मास्टरमाइंड सुरेश ढाका फर्जी तरीके से सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स डेवलप करके राजस्थान के सैकड़ों बेरोजगारों को अपने चंगुल में फंसा रहा था। आरपीएससी भर्ती परीक्षा के दौरान जिन अभ्यर्थियों को उदयपुर पुलिस ने पकड़ा था, उन 45 लोगों की पुलिस ने सूची जारी की है, जिसमें 43 आरोपी जालौर जिले के सांचौर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस आरपीएससी भर्ती परीक्षा में पेपर गिरोह के सरगनाओं का मुख्य केंद्र सांचौर था। आरपीएससी भर्ती परीक्षा के जिन 3 बड़े बदमाशों के नाम सामने आए हैं, तीनों जालौर जिले के रहने वाले हैं, जिसमें सुरेश ढाका, सुरेश बिश्नोई और भूपेंद्र सारण का नाम सामने आया है। इन्होंने ही प्रत्येक कैंडिडेट से 10 से 15 लाख में पेपर बेचा था। सुरेश के पिता मांगीलाल वर्तमान में सरपंच है, पहले जेल भी जा चुका है और पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी बार पेपर लीक में ये जेल गया था। नकल गिरोह के अंदर जो लोग मुख्य रूप से शामिल हैं, उनके फोटो कांग्रेस के बड़े बड़े रसूखदार नेताओं के साथ यहाँ पे वायरल हो रहे हैं। अब जैसे आज मैं फोटो देख रहा हूँ, उसमें इनके रणदीप सुरजेवाला जी के साथ उनके आराम से बैठे हुए एकदम रिलैक्स मूड में जो घनिष्ठ संबंध वाले लोग बैठते हैं, ऐसे बैठा हुआ फोटो है। कुमारी शैलजा के साथ है और ऐसे राजस्थान के भी खूब सारे लोगों के फोटो, कांग्रेस के जो राजस्थान के बड़े बड़े नेता, उनके साथ में फोटो आ रहे हैं। तो इससे कहीं कि ये आम जनता में और हम लोगों का भी ऐसा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि ये सब आपका मिला जुला हुआ मामला है, पेपर लीक प्रकरण। जो लोग हैं उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का अधिकार है और मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, इसलिए जो मंत्री इसमें इन्वॉल्व है, जो भ्रष्ट लोग इन्वॉल्व है, या उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए या फिर जो मंत्री है उनको मंत्री पद से हटा देना चाहिए। ये मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग है, उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं और जनता के जो लोगों से वोट लिया, लोगों के वोटों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए ये सब जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। जिन जिन लोगों ने जिस तरीके से बेईमानी की, उन लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की। और आज की जो आप घटना बता रहे हो, अगर सरकार और हमारा पुलिस महकमा सतर्क नहीं होता तो उस बस को आइडेंटिफाई कर सकते थे। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, जहां भी कोई छोटी मोटी कमी होती है उसको देख उसके लिए पूरे प्रयास करेगी और उसको पूरी कानूनी धरातल तक लाएंगी। जो आदमी इस पूरे प्रकरण में दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई। तो वहीं पेपर लीक प्रकरण में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने फिर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया।
पूनिया ने कहा कि पेपर लीक करने वालों को पूर्व में भी सरकारी संरक्षण हासिल था, इस मामले में भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की लगातार बढ़ती घटनाओं से युवाओं में जबरदस्त गुस्सा है। शिक्षा बोर्ड की भी साख थी, लेकिन कांग्रेस के आने के बाद इस साख में निरंतर गिरावट आई है और उसका सीधा सीधा उदाहरण है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने पिछले लीक प्रकरण पे स्पष्ट रूप से कहा था कि राजनीतिक संरक्षण में नकल हुई है, राजनीतिक संरक्षण में लीक हुआ है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस ने हदें पार कर दी। अपने लोगों को उपकृत करने के लिए जिस तरीके से पेपर लीक का सिलसिला शुरू हुआ, उन्हीं के लोग इसमें संलग्न हैं। आश्चर्य की बात यह है कि उन्हीं की संस्थाएं, उन्हीं के लोग निजी संस्थाओं को, निजी व्यक्तियों को नियोजित करना, ये सीधे सीधे आशंका भी व्यक्त करता है और ये संदेह पैदा। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्राओं से असमत मांगने के मामले में इस वक्त की अपडेट आपको बता दें, एसआईटी ने आरटीओ की उत्तर पुस्तिकाएं जब्त कर ली हैं। एफएसएल की टीम से इस पुस्तिकाओं की जांच कराई जाएगी। तो छात्राओं से असमत मांगने के मामले में इस वक्त ये बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। एसआईटी ने आरटीओ की उत्तर पुस्तिकाएं जब्त कर ली हैं। अब इन पुस्तिकाओं की जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि किस तरीके से जबरदस्ती छात्राओं को बैग दिया जाता था और इसके बदले पास करने के एवज में छात्राओं से उनकी असमत की मांग की जाती थी। लगातार इस मामले को लेकर जांच भी जारी है और एक एक कर लगातार कई बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं। तो कोटा में परीक्षा में पास करवाने के एवज में छात्राओं से असमत मांगने वाले डर्टी प्रोफेसर के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया है कि प्रोफेसर गिरीश परमार अपने चहेते विद्यार्थियों से ही पेपर सेट कराता था और उन्हीं से कॉपियां भी जचवाता था। उसके मोबाइल फोन की जांच में मिली आपत्तिजनक सामग्रियों से आरोपी परमार की यौन कुंठाओं का भी खुलासा हुआ है। दिन का रिमांड दिया है और आज जो अनुसंधान हुआ उसमें ये तथ्य भी सामने आया था कि इसके द्वारा जो जिस सब्जेक्ट को ये पढ़ाता था उसका पेपर सेट करने का भी अपने चहेते छात्रों को दिया। उन्होंने पेपर सेट किया, उन्होंने कॉपियां चेक की, अंकों में भी कुछ हेराफेरी की तथ्य सामने आए। इस आधार पर इसमें 420, 67, 68, 71 जैसे संगीन धाराएं भी ऐड की गई हैं। तो पुलिस इस बात का प्रयासरत है कि इसके द्वारा जो भी अपराध किए गए वो सारे सामने आए। वो इससे पहले राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में परीक्षा में पास करने के बदले छात्राओं से असमत मांगने के मामले में आरोपी प्रोफेसर और स्टूडेंट को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं एक और एमटेक की छात्रा ने आरोपी प्रोफेसर गिरीश परमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। अब तक इस मामले में तीसरा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। एसपी सिटी के मुताबिक तीसरे मामले की पड़ताल की जा रही है। और चलिए मौसम को लेकर अपडेट बता देते हैं। मौसम को लेकर क्या कुछ हालात प्रदेश में बने हुए हैं, जरा इस पर नजर डालेंगे। प्रदेश में सर्दी का दौर लगातार जारी है। कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार शीतलहर कहर बरपा रहा है। घने कोहरे से वाहनों के पहिए थम से गए हैं। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। श्रीगंगानगर, नागौर, हनुमानगढ़ में येलो अलर्ट है, तो वहीं चूरू, बीकानेर, सीकर और झुंझुनू में येलो अलर्ट। भरतपुर और अलवर में कोहरा और शीतलहर छाने के आसार जताए जा रहे हैं। तो मौसम को लेकर और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में ठंड और ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ सकती है। प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट और इसके साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी
जारी किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदेश भर में ठंड ने कहर बरपाया है। अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह चाय की दुकान पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। जनजीवन भी खासा अस्त व्यस्त हुआ है। लोग सुबह देर से सोकर उठ रहे हैं और इसके साथ ही जो वाहन सड़कों पर निकल रहे हैं वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। तो वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। लेकिन ये जो ठंड है ये किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है। प्रदेश में सर्दी का दौर लगातार जारी है। कई जिलों में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। घने कोहरे से वाहनों के पहिए थम से गए हैं। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। और अलग अलग जगह से सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे और मौसम को लेकर अपडेट लेंगे। अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज शर्मा चूरू से और प्रतीक सोलंकी सिरोही से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अशोक, आपके पास आते हुए श्रीगंगानगर में क्या कुछ मौसम के हालात? देखिए प्रियंका, श्रीगंगानगर सरहदी जिला श्रीगंगानगर में अभी भी मौसम के जो सर्दी के तीखे तेवर है वो लगातार बरकरार है। यदि मौसम के मिजाज की बात करें तो देखिए मौसम विभाग ने अब श्रीगंगानगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है घने कोहरे का और कोल्ड डे होने का, जिसका साफ साफ असर देखा भी जा रहा है। कल दिन भर सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए, दिन भर लोगों की धुंधली छूटती रही और यही एक वजह रही कि कल सागरिया के बाद में प्रदेश में दूसरा सबसे ठंडा श्रीगंगानगर जिला ही रहा, जिसका 10.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अभी के यदि हम आपको हालात दिखाए तो देखिए श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर इस समय घना कोहरा छाया हुआ है और यही एक वजह है कि घने कोहरे की वजह से मौसम एकाएक बदल गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान तो सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से अब मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया उसके बाद में निश्चित तौर पर श्रीगंगानगर वासियों की काफी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब जो सर्दी का स्तर है वो हार्ड कपकपाने वाली सर्दी का आ चुका है। मौसम विभाग के द्वारा जिस तरह से घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया तो निश्चित तौर पर कोहरा है, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी खासी प्रभावित हो रही है और यही वजह है कि वाहन चालकों के द्वारा अपनी गाड़ियों की हेडलाइट या फॉगलाइट ऑन की जा रही है। ये श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय का नजारा है। प्रियंका, यदि हम शहर से बाहर निकलेंगे, रूरल एरिया की तरफ जाएंगे तो ये कोहरा और ज्यादा डेंस हो जाता है, विजिबिलिटी और ज्यादा कमजोर हो जाती है। इस समय निश्चित तौर पर श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के अंदर हाड़ कपकपाने वाली ठंड का दौर लगातार जारी है। जिस तरह से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, निश्चित तौर पर श्रीगंगानगर सहित प्रदेश वासियों को इस समय सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है ताकि वो कोल्ड फ्रिज जैसी स्थितियों से बच सकें। जी बिल्कुल अशोक, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं ये साफ तौर पर ये चीजें बयां कर रही है कि किस तरीके से वहां पर घना कोहरा छाया हुआ है और ठंड कहर बरपा रहा है। मनोज शर्मा, आपके पास आते हुए क्या कुछ हालात चूरू में, क्या कुछ अपडेट मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, सर्दी का जो मौसम है और सर्दी अपने परवान पर यहाँ देखी जा सकती है। पिछले 4 दिनों से यहाँ सुबह की जो शुरुआत है वो घने कोहरे से हो रही है। उत्तरी जो सर्द हवाएं हैं उसकी बदौलत जो पारा है वो धीरे धीरे जमाव बिंदु की तरफ लुढ़क रहा है। हालांकि अभी जो न्यूनतम तापमान है वो मौसम विभाग के द्वारा तकरीबन 2 डिग्री के करीब है वो दर्ज किया गया है और जो घना कोहरा है उस घने कोहरे की वजह से यहाँ रेल यातायात है वो भी प्रभावित हुआ है। जो लंबी ट्रेनों की दूरी है, लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं वो काफी देरी से यहाँ पहुंच रही है। इसके अलावा अगर वाहनों की बात करें तो वाहन भी यहाँ रेंगते हुए देखे जा सकते हैं। दिन में भी वाहनों को है वो लाइट जला के रखनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने यहाँ आगामी दिनों में जो शीतलहर चलने की संभावना है वो जताई है और हालांकि कोहरा है वो रबी फसल जैसे गेहूं है, चना है, सरसों है, इसके लिए फायदेमंद रहने वाला है। नमी की वजह से जो इन फसलों की ग्रोथ है वो बढ़ेगी ऐसा माना जाता है और इसलिए कोहरा है वो किसानों के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होने वाला है। हालांकि ये सर्दी है, उस सर्दी के कारण जो मौसमी बीमारियां हैं, मौसमी बीमारियां बढ़ी है। जो जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है राजकीय भरतिया जिला अस्पताल, उसके अंदर जो ओपीडी है वो ओपीडी बढ़ी है और 2200 के लगभग रोजाना जो मरीज हैं वो पहुंच रहे हैं। इनके अंदर सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम और श्वास के जो मरीज हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम सडन चेंज हो रहे हैं इससे लोग भी बीमार हो रहे हैं। प्रतीक, सिरोही में
क्या कुछ स्थिति मौसम को लेकर, और इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि प्रशासन की ओर से कितनी तैयारियां हैं। जी बिल्कुल प्रियंका, सिरोही जिले की बात की जाए तो यहाँ पर शीतलहर का कहर जो है साफ तौर से देखने को लग रहा है। यहाँ पर सिरोही का सबसे व्यस्तम चौराहा है, ये है पैलेस रोड है। यहाँ पर हर वक्त यहाँ पर जो है कड़ी भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ पर देश प्रकार शीतलहर का प्रकोप जारी होने के बाद में सर्दी और ठिठुरन जो बढ़ गई है, लोग जो है यहाँ पर अब इक्का दुक्का जी लोग जो बाहर आ रहे हैं। हालांकि सिरोही शहर में विजिबिलिटी साफ है, कोहरा नहीं है, लेकिन शीतलहर का प्रकोप जो है जिससे कोई भी बच नहीं सका है, लोगों की दिनचर्या पर इसका खासा फर्क पड़ा है। वहीं अगर प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो प्रशासन ने जो रेन बसेरों में जो आने वाले लोगों के लिए जो है वहां पर ऊनी कंबल वगैरह जो है उनके बचने के लिए, अलाव के सहारे के लिए विद्युत हीटर भी लगाए गए हैं, जिससे कि किसी प्रकार की लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन वहीं अगर मैं प्रदेश का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन माउंट आबू की बात करूं तो माउंट आबू में आज जो तापमान था, गुरु शिखर, कुमारवाड़ा और नक्की झील का तापमान था वो 0 डिग्री था, और नक्की झील का तापमान जो 1 डिग्री पर नोट किया गया था, जो कि यहाँ का सबसे जमावतन तापमान कहा जाता है। वहां पर देखा जाए तो मैदानी इलाकों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो पार्किंग में जो कारें खड़ी रहती है उनके ऊपर जो है बर्फ की चादर भी देखी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए इस गुलाबी सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए जो है पर्यटक भी माउंट आबू का रुख कर रहे हैं, और ये सीजन जो है बिल्कुल पीक सीजन मानी जाती है। और इस सर्दी में जो है पर्यटक जो है गुजराती पर्यटक जो अधिकतर जो है माउंट आबू का रुख कर ले। पिछले 12 घंटे की बात की जाए तो यहाँ पर 10,000 से ज्यादा पर्यटकों ने माउंट आबू का रुख किया हुआ है, और यहाँ पर होने वाले महोत्सव को लेकर भी जो है यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ की सर्दी जो है कुछ अलग ही बयां करती है। हमारे पीछे लोग जो देखे जा रहे हैं, जिस प्रकार सर्दी का कहर है, यहाँ पर सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार शीतलहर व तेज हवाओं से जो है लोगों की दिनचर्या में खासी फर्क पड़ा है, और लोगों को ठिठुरन भरी जो है रातें गुजारनी पड़ रही है, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग जो है इस सर्दी के सितम से जो काफी परेशान प्रियंका नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन पर्यटक क्योंकि माउंट आबू का रुख कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, ये जो वहां पर स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी। अशोक, आप बताइएगा, क्योंकि लगातार जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है, किस तरीके से अस्पतालों में तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए प्रियंका, पिछले 1 सप्ताह से जिस तरह से मौसम ने एकाएक करवट बदली है, दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। उसके बाद निश्चित तौर पर जिला अस्पताल की ओपीडी में भी काफी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है, और जिला प्रशासन के साथ साथ जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भी हाई अलर्ट मोड पर है। कल ही जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि इस समय मौसम विभाग के द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया कि आप अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। यदि घर से बाहर निकलते हैं तो अपने हाथों को, कानों को और चेहरे को पूरी तरह से ढककर बाहर निकलें, ताकि हम फ्रीजन फ्रॉस्ट जैसी स्थिति से बच सकें। निश्चित तौर पर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अस्पताल के अंदर माकूल व्यवस्था की गई है, लेकिन जिस तरह से ओपीडी बढ़ रही है उससे निश्चित तौर पर डॉक्टर्स के ऊपर काफी वर्कलोड बढ़ा है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें रेन बसेरों की, तो देखिए श्री गंगानगर नगर परिषद क्षेत्र में 2 पक्के रेन बसेरे संचालित हैं, जहां पर जो होमलेस पीपल हैं, प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरपीएससी मामले पर, पेपर लीक मामले को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। आज आरपीएससी फुल हो सकती है, कमीशन की बैठक होगी। पेपर लीक मामले में अंदरूनी जांच की जा सकती है, इस पर एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है। आयोग अध्यक्ष संजय श्रोती ने की ओर से बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पेपर बनाने से प्रिंटिंग तक के नेटवर्क को खंगालने का फैसला लिया जा सकता है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने गंभीर और बड़े आरोप लगाए थे। आयोग की गोपनीय शाखा पर पेपर लीक का आरोप लगाया गया था। तो अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। आज आरपीएससी फुल कमीशन की बैठक हो सकती है। अभिजीत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, एक बेहद अहम बैठक, बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इस पेपर लीक प्रकरण के बाद से ही आयोग की भूमिका पर भी कई तरह की उंगलियां जो है उठना शुरू हो गई थी। पेपर लीक और निरस्त के दिन ही राज्यसभा सांसद मीणा ने आरपीएससी
पहुंचकर प्रदर्शन किया था और एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें उन्होंने आरपीएससी की जो गोपनीय शाखा है उस पर एक बड़ा आरोप लगाया था कि पेपर लीक में गोपनीय शाखा की भूमिका काफी संदिग्ध है, इसको लेकर इंटरनल जांच जो है वो होनी चाहिए। तो आज आरपीएससी फुल कमीशन की बैठक में ये बड़ा फैसला अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय ले सकते हैं और पेपर बनाने से लेकर प्रिंटिंग तक का जो पूरा नेटवर्क है उसको खंगालने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो सकती है कि जो सामान्य ज्ञान ग्रुप सी का पेपर लीक हुआ था, इस पेपर को बनाने में जिस एक्सपर्ट्स की भूमिका थी वो पेपर बनाने से लेकर उसको सील बंद लिफाफे में प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचाना और फिर प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपने के बाद वापस वो सेंटर्स तक पहुंचाने में कहाँ इस लूप होल हुआ है, इसको खंगालने में आरपीएससी जो है वो जुटेगा ताकि उस पर जो लगे आरोप है उस पर आरपीएससी जवाब दे सके। हालांकि सूत्र हमें बता रहे हैं कि आरपीएससी का जो पूरा नेटवर्क है पेपर सेटिंग से लेकर पेपर प्रिंटिंग तक का, ये काफी गोपनीय रहता है और इसमें बहुत सीमित लोग, आयोग चेयरमैन और बहुत ही लिमिटेड लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं रखते हुए आयोग अध्यक्ष जो है संजय श्रोत्रिय ये आज बड़ा फैसला ले सकते हैं और इस पूरे नेटवर्क को खंगालेंगे। कौन कौन एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने ये सामान्य ज्ञान का पेपर, क्या प्रोसीजर उसमें अपनाया गया था, क्या जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एसओपी तैयार की गई है आरपीएससी की ओर से, क्या उसकी पूरी तरीके से पालना हुई है या कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही रह गई है जिसके चलते ये पेपर जो है वो नकल माफियाओं तक पहुंच गया और उसके बाद लाखों अभ्यर्थियों के भरोसे का कत्ल हुआ है। लेकिन बड़ी खबर यही है जो हमें मिल रही है कि आज आयोग की फुल कमीशन की बैठक होगी और उसमें इंटरनल इन्वेस्टिगेशन का फैसला लिया जा सकता है। प्रियंका, बिल्कुल अभिजीत, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से अंदरूनी जो एक जाल बिछा हुआ है उसका पर्दाफाश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया अभिजीत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइन